Hello everyone, myself Dr. Anurag Verma, Assistant Professor in Institute of Engineering and Technology, Lucknow. Here I will discuss lecture number 4 of unit number 3rd, Transformers. In previous lecture, lecture number 3rd, what I have discussed? I have discussed about self-inductance. We have discussed this term, magnetic field, magnetic field strength, magnetic field strength, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस किया, ठीक है, उसकी यूनिट को देखा, ठीक है, फैराडेस लॉ भी पढ़ा, सॉरी FARA, फैराडेस लॉ, और क्या देखा, लेंज लॉ देखा कि किस तरीके से नेगेटिव साइन आया था, लेंज लॉ, ठीक है। तो वो क्या बताता था, जो नेगेटिव जो सिंबल हम लोगों ने लगाया था, E इक्वल टू माइनस NdΦ/dt, यही बताया था, ठीक है। तो फैराडे का सिर्फ क्या था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स होगा उसकी वजह से क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। तो EMF जो प्रोड्यूस होगा वो किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बट लेंज जी ने क्या बताया था कि वो खुद का खुद से ही क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज जो कर रहा था उसके लिए जो डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन के लिए हमने क्या मार्क किया था, माइनस। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3rd में पढ़ी हुई थी। फिर हम लोगों ने वहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं वो देखी, मैग्नेटिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में एक कंपैरिजन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, यहाँ पे जो भी कोर है उसके ऊपर क्या है कि कॉइल को हमने क्या है इस तरीके से बाउंड कर रखा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, यहाँ पे क्या है, उसी कॉइल की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक रजिस्टर, इस तरीके से सर्कुलर रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया, R से, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो इसमें फ्लो करेगा वो फाई फ्लक्स फ्लो करेगा, और इस सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स की सिमिलैरिटी किससे बन रही है, फ्लक्स की सिमिलैरिटी बन रही है आपकी करंट से बन रही है, ठीक है। और इस R की किससे सिमिलैरिटी बन रही है, ये तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी सिमिलैरिटी इसमें किससे बनती है, रिलेक्टेंस से, जो बताया था आपको लेक्चर नंबर 3rd में। रेजिस्टेंस क्या है, अपोज कर रहा है जो इसमें करंट फ्लो कर रही है। रिलेक्टेंस किसका अपोज करेगा, जो फ्लो करेगा उसी का तो करेगा। तो क्या फ्लो कर रहा है, अपना फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया, MMF अपॉन रिलेक्टेंस आ गया, ठीक। तो फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलेक्टेंस आ गया। तो यहां पे क्या आना चाहिए, फ्लक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट इज सिमिलर टू द करंट। तो करंट क्या है, करंट इक्वल टू, अगर हम ओम्स लॉ से निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। तो V क्या है, EMF ही तो है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस आ गया। MMF की जगह क्या है, EMF इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, और मैग्नेटिक सर्किट में अगर रिलेक्टेंस है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर MMF जो है उसकी यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स है, ठीक। ऐसे ही आपका जो EMF है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, तो उसकी यूनिट क्या है, यहाँ पे उसकी यूनिट है आपकी वोल्ट्स में। फ्लक्स की बेवर्स हो गई, करंट की एम्पियर्स हो गई। फ्लक्स डेंसिटी जो कि क्या है मैग्नेटिक सर्किट के लिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वहां पे क्या है कि हम लोग जो फ्लक्स डेंसिटी कंसीडर करते हैं उसके लिए क्या बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो एरिया की जब बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, जो यूनिट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ किसकी बात करते हैं, यहाँ करंट डेंसिटी की बात करते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रिलेक्टेंस का फॉर्मूला देख लें, क्या है, S इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए, ये भी लिख सकते हैं। या फिर मैंने क्या बताया था, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर।
ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं परमेबिलिटी के लिए म्यू नॉट और म्यू आर तो आपकी रिलेटिव हो गई, म्यू नॉट जो हो गई वो फ्री स्पेस के लिए हो गई। अब रेजिस्टेंस के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, रो क्या हो जाती है आपकी रेजिस्टिविटी हो जाती, एल क्या हो जाता है, एल उसकी लेंथ हो जाती है, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है रिलेक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में सिमिलैरिटी। जैसे आपने फ्लक्स एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस देखा था सिमिलरिटी, करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और रिलेक्टेंस के बीच में। ऐसे ही आता है आपका परमियंस। तो परमियंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, इसी रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया था, इस रेजिस्टेंस का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा वो, दैट इज टर्म इज नोन एज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या है कहते हैं बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चला जाएं, तो क्या होगा, कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी मतलब उसका क्या कर रहे हो आप, कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हो। तो रिलेक्टिविटी इसमें टर्मिनोलॉजी होती है मैग्नेटिक में, और रिलेक्टिविटी इज सिमिलर टू रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी किसके लिए है, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए है। यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है। परमिएबिलिटी क्या होता है, 1 अपॉन रिलेक्टिविटी। और यहाँ पे क्या होता है, परमिएबिलिटी की जगह पे कंडक्टिविटी होती है। ठीक, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। अब मुझे टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इसके लिए तो कैसे करूंगा, फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई, ये तो क्या है, फाई जो है, जो फ्लक्स है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, S1 S2 S3 ये क्या है, डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट रिलेक्टेंस हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे अगर मैंने ले लिया सपोज दैट 1 2 3 4 इस तरीके से ले लिया, ये कोई सर्किट है। ठीक है, ये कोई इस तरीके से सर्किट है। इसकी वैल्यू कितनी है, R1, इसकी है R2, इसकी है R3, इसकी है R4। ठीक है, तो अब ये क्या है, सब सीरीज में कनेक्ट हैं। अब अगर ये सब सीरीज में कनेक्ट हैं तो यहाँ पे क्या है कि करंट तो क्या रहेगी, करंट तो कॉमन रहेगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, ईएमएफ क्या हो जाएगा बताओ, ईएमएफ हो जाएगा V, जो कि आप ईएमएफ भी लिख सकते हैं I मल्टीप्लाई बाई R1, फिर इसके लिए I मल्टीप्लाई बाई R2, इसके लिए I मल्टीप्लाई बाई R3। अब इनका सबका क्या कर दो, इनका सबका आप सम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल ईएमएफ मिल जाएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोगों ने कंपैरिजन देखा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बीच में। अब चलते हैं ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि वाई डू वी नीड ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों को ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब ज़रूरत पड़ी तब उसको लेके आए, क्यों ज़रूरत पड़ी। आप लोगों ने पावर सिस्टम जैसा वर्ड सुना होगा, पावर सिस्टम। ठीक है, इस पावर सिस्टम में क्या होता है, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपका क्या आ गया, जनरेशन। क्या आया, जनरेशन। घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कहीं तो जनरेट हो रही होगी, दैट इज जनरेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब जनरेट कर लिया तो अब पहुंचाया कैसे जाए आगे, तो उसके लिए क्या आया अपना, ट्रांसमिशन। क्या आया, ट्रांसमिशन। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर पहुंचाना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन। फिर अब ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो क्या आया, डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं पावर सिस्टम के, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो ये बात हो गई जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जनरेट करने के बाद हम लोग जब जनरेट करते हैं तो जो उसका लेवल होता है वो क्या होता है, 11,000 इस तरीके से होता है। तो 11 kV के जो जनरेशन हुई थी उसको कैसे आगे ट्रांसमिट किया जाए, ट्रांसमिट भी चलो कर देंगे, लेकिन आपको अपने घरों में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घरों में लगे हुए हैं उनके क्या है कि प्लग पे चेक करेंगे या उनकी रेटिंग चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, रेटिंग आपको मिलेगी देखने को 230 या 220 वोल्ट अप्रॉक्स, इस तरीके से सिंबल लगा होता है, 240
वोल्ट, इससे ज़्यादा का तो नहीं होगा अप्लायंस। तो अब क्या है कि ये तो क्या है, केवी में है, मतलब 11 इंटू 10⁻3, ठीक। इससे अब मुझे इस लेवल में आना है, ठीक है। तो कैसे आया जाए, तो अब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप कुछ कम करना चाह रहे हैं तो कम किसकी हेल्प से करेंगे, तो आपको क्या चाहिए, आप कुछ ऐसी इक्विपमेंट या ऐसा कोई डिवाइस तैयार कर दें जिससे क्या है कि जो वोल्टेज का लेवल था, वोल्टेज का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब क्या हो जाए, कम हो जाए, या जहां पे जरूरत ज्यादा होगी तो हम ज्यादा भी करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमने इसको कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। एक लेवल से दूसरे लेवल में हमने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया। तो जो ट्रांसफॉर्म करेंगे वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है, कोई तो मशीन, कोई तो डिवाइस लगानी पड़ेगी। उसके लिए फिर आया ये एक डिवाइस आई, या मशीन बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। अब इसमें आगे भी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से क्या करता है, स्टेप अप करता है, किस तरीके से स्टेप डाउन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जनरेशन स्टेशन थी उसने जनरेट किया 11 kV। आपने यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ट्रांसफार्मर एक्चुअली में सिंबल जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, और बीच में ये क्या इस तरीके से सिंबल होता है, और ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करता है कोर को, ठीक है। जो बीच में मैंने डबल लाइन वर्टिकली डाली हुई है, ये क्या है, कोर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से सर्कुलर कॉइल जो N1 मतलब प्राइमरी साइड के लिए, और ये सेकेंडरी साइड के लिए। अभी बाकी डिटेल में भी बता दूंगा कि क्यों प्राइमरी क्यों सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या है कि उस 11 kV से आपने क्या किया, 220 kV स्टेप अप किया, ठीक है। स्टेप अप क्यों करते हैं, स्टेप डाउन क्यों करते हैं, वो भी सब हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि भाई ऑलरेडी आपके पास इतना ज़्यादा था, 11,000 वोल्ट था, आपने उसको फिर आगे फर्दर 220 कर दिया। फिर वापस क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन है, 220 kV से आपने किस में वापस कन्वर्ट कर लिया, 11 kV में कन्वर्ट कर लिया। और ये तो क्या, ये पार्ट जो है यहाँ पे बीच वाला पार्ट देख रहे हो, जहाँ पे आपने क्या किया है, स्टेप अप किया है, स्टेप डाउन किया है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है कि कंज्यूमर मतलब जो हम लोग इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने घरों में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो उसके लिए क्या अगेन हम लोगों ने ट्रांसफार्मर यूज़ किए। तो उस 11 kV से क्या है 415 वोल्ट, और फर्दर आप लोगों ने अपने घरों के बाहर या कॉलोनी के बाहर इस तरीके से देखा होगा कि पोल पे ट्रांसफार्मर रखा रहता है, और बाहर से कहीं से बड़ी ट्रांसमिशन लाइन आई होती है, उससे कनेक्ट होते हैं वह। तो वो एक्चुअली में यही वहाँ पे काम होता है कि आपके घर तक उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाने के लिए क्या करता है, स्टेप डाउन कर रहा होता है। तो वो सारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस था कि ट्रांसफार्मर किस लिए चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं, द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूजिंग ट्रांसफार्मर हैज बीन शोन इन अबव फिगर, जो आप लोगों को दिखा दिया। ट्रांसफार्मर हेल्प इंप्रूव सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ पावर सिस्टम बाय रेजिंग एंड लोअरिंग वोल्टेज लेवल्स एज एंड व्हेन नीडेड, ठीक है। जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, वोल्टेज का लेवल अप कर सकते हैं, वोल्टेज का लेवल डाउन कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस प्राइमरली एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ पावर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी पावर प्लांट होते हैं कि ये सिटीज़ में कहीं बहुत दूर बने होते हैं, हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से मोस्टली जो पार्ट, वो कौन सा पार्ट कवर करते हैं, ये ट्रांसमिशन वाला और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रांसफार्मर ना हो तो फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शायद ही पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट, अब ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बताने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। क्यों स्टैटिक डिवाइस है? ट्रांसफार्मर इसलिए स्टैटिक डिवाइस है क्योंकि जो भी उसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी कोर हो, चाहे आपकी वो कॉइल्स हो, वो सब क्या है, इमूवेबल हैं, ठीक है, या कोई भी रोटेटिंग पार्ट उसमें नहीं है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिवाइस भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, मशीन भी, स्टैटिक मशीन भी बोलते हैं, ठीक। तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप लोग ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या कुछ कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कुछ नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है कि वो
ट्रांसफॉर्म करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में। अब यहाँ पे हर चीज का, हर वर्ड का मतलब है कि एसी ही क्यों लिखा, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि एसी सर्किट में ही करता है क्या, डीसी सर्किट के लिए ट्रांसफार्मर हम यूज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या रहेगा कि हम लोग डीसी के लिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रीजन भी बताऊंगा कि क्यों डीसी के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो जो इनपुट होता है ट्रांसफार्मर के लिए, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में होता है, एसी फॉर्म में। मतलब दोनों ही क्वांटिटी हैं, चाहे वो आपकी इनपुट साइड की हो, ठीक है, चाहे वो आउटपुट साइड की हो, दोनों ही क्या है, एसी क्वांटिटी है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड एट एन एक्सट्रीमली हाई वोल्टेजेस, जैसा बताया। द वोल्टेज इज टू बी देन रेड्यूस टू अ लोअर वैल्यू फॉर इट्स डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। दिस इज डन बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। जो सारी चीजें अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस की कि क्यों जरूरत है, क्या रीजन है। नेक्स्ट चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर पे। तो वर्किंग प्रिंसिपल में अभी आपको बताया कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, जिससे आप क्या कर पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको क्या कर पा रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा सर्किट में किसका यूज़ करते हुए, म्यूचुअल इंडक्शन का यूज़ करते हुए। ठीक है, जो आप लोगों को जब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि किस तरीके से अपना ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला प्रिंसिपल काम करता है। हालांकि है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस भी हो सकता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है कि हमें क्या है कि दो लोगों की सहमति चाहिए। तो दो लोगों की सहमति का मतलब यहाँ पे है कि आपके पास कॉइल 1 है। ठीक है, क्या है ये, कॉइल 1 है। ठीक है, ऐसे ही जो सिंबल है वो क्या है, कॉइल नंबर 2। ठीक, ये है कॉइल 2। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब 1 की वजह से 2 में भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एसी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बाकी अभी डिटेल में और पढ़ेंगे कि फ्लक्स कैसे, करंट कैसे, किस तरीके से। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि आप जो ट्रांसफर कर पा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अ वेरिंग करंट इन वन कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बताया हुआ कि अगर आप क्या करेंगे कि आपके पास कॉइल है, ठीक है, उस कॉइल में क्या है कि कोई सोर्स कनेक्ट करते हैं। लेट अस से कि हमने यहां पे एसी सप्लाई दी। अब जब एसी सप्लाई देके इसको सर्किट को क्लोज करेंगे तब वहां पर क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी, ठीक है, तो करंट के फ्लो करने से यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, अब वही सेम चीज वो किससे लिंक, किससे है, सेकेंड वाली कॉइल से। मतलब ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, उससे लिंक होगा। तो इसकी वजह से क्या है कि वेरिंग करंट इन वन कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इन टर्न इंड्यूसेस अ वेरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ या तो फिर वोल्टेज इन सेकेंड कॉइल। ठीक है, तो ये यहां पे क्या है कि एक तरीके से इसका प्रिंसिपल है। पावर कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू कॉइल्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट अ मेटेलिक कनेक्शन बिटवीन द टू सर्किट। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ये जो कनेक्शन की बात की जा रही है, इन दोनों के बीच के कनेक्शन की बात की जा रही है, तो वो क्या है, वो मैग्नेटिकली कपल्ड है। क्या कपल्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड है या ये मैग्नेटिकली कपल्ड है। तो आंसर आता है कि ये क्या है, आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कोई भी कांटेक्ट इनके बीच में नहीं है, इन दोनों कॉइल के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। जो कांटेक्ट है वो कौन सा कांटेक्ट है, मैग्नेटिकली कपल्ड वाला कांटेक्ट। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन डिस्कवर्ड इन 1831 डिस्क्राइब दिस इफेक्ट। सिंस द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट कांस्टेंट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इन 1885, ठीक है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात की जा रही, जब उसका इन्वेंशन हुआ था 1885 में, तो ट्रांसफार्मर हैज बिकम एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये थोड़ी सी क्या है, इसकी हिस्ट्री है ट्रांसफार्मर की। आप लोगों को बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई XYZ जो भी इंजीनियर, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कॉमन है,
तो इसमें सभी लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो सबको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर के इन्वेंशन या किस तरीके से प्रिंसिपल जो भी था इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व था वो कब डिस्कवर हुआ था, कब इन्वेंशन हुआ था ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अ वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर डिजाइन इज एनकाउंटर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक पावर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस अभी देख लेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज होते हैं। अब हम लोग चलेंगे ट्रांसफार्मर एक्शन। तो यहाँ पे आप जब एक्शन की बात करें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो किस तरीके से कि कॉइल में क्या है रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहाँ से आया था, ये हम लोग जब ऑलरेडी आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लेक्चर नंबर 3 में बताया था तो वहाँ पे क्या था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का भी बताया था कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है रोल में। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, ये जो मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, ये बेसिकली क्या है ट्रांसफार्मर की कोर है। क्या है, जिसके लिए इतनी कहानी हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, तो वो किस मटेरियल से बनी हुई है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, क्यों बनी हुई है ये भी कारण बताया था हिस्टेरेसिस लॉस वाले, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कम लॉस होगा वो किस में होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होगा। ठीक है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी डिस्कस की थी, परमेबिलिटी भी डिस्कस की थी, ये सारे टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बेस्ट सुटेबल जो मटेरियल पाया था वो कौन सा था, फेरोमैग्नेटिक था। अब इसी कोर के ऊपर आपने क्या है कि प्राइमरी साइड, ठीक है, ये प्राइमरी साइड हो गए, और ये जो कॉइल है इस तरीके से ये है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो मैं इसको क्या है, या तो आप लोग P से भी लिख सकते हैं, P फॉर प्राइमरी, या फिर कुछ बुक्स या कुछ वेबसाइट पे आप देखेंगे इसको 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, 1 इज ऑल्सो फॉर प्राइमरी, बोलेंगे ही इसको प्राइमरी। और ये वाला जो है, ये जो कॉइल है वो क्या है, वो सेकेंडरी के लिए है। ठीक है, सेकेंडरी, या फिर इसको 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 2। अब प्राइमरी पे क्या है, प्राइमरी पे हमने सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सप्लाई कनेक्ट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो जब ये कौन सी वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है जो कनेक्टेड है, करंट फ्लो कर रही है, प्राइमरी करंट फ्लो कर रही है। प्राइमरी करंट किस में फ्लो कर रही है, प्राइमरी करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से क्या है कि यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगी वो किससे लिंक होगी, इससे लिंक होगी। और इसी के ऊपर क्या है, आप देखिए सेकेंडरी कॉइल भी क्या है, कनेक्ट है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होगी तो एज पर द फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। किसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इससे लिंक है। ठीक है, अभी म्यूचुअल इंडक्शन का हम लोगों ने डिस्कस किया, तो म्यूचुअल इंडक्शन में भी यही था कि अगर कॉइल क्या है, फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल लिंक है, और फर्स्ट कॉइल में आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी सप्लाई दे रहे हैं जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करेगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर दूसरी कॉइल से लिंक हो जाती है तो फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वहां पे क्या आ जाएगा, क्या प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, और किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅/dt। ठीक, और इसी सेकेंडरी साइड पे हम क्या है कि जो भी कोई भी XYZ अपना लोड कनेक्ट करना है, XYZ लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें मतलब क्या है कि स्टेप अप करवा के जो भी यूज करना है, या स्टेप डाउन करा के जो भी यूज करना है। तो E1 के लिए क्या हो गया, -N1 d∅1/dt, और यहां पे क्या हो गया, E2 = -N2 इन ब्रैकेट d∅2/d। तो ∅2 किसके लिए है, अब भाई एक चीज यहां भी है कि यहां भी कॉइल है, तो यहां कॉइल है, जैसे ही यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। उसके लिए क्या लिखा हुआ है, ∅2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेकेंडरी की वजह से लिखा हुआ है। अभी ये भी बताएंगे कि ये आपका जो सेकेंडरी साइड पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो पूरे सिस्टम या पूरे ट्रांसफार्मर को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है बैक ईएमएफ वाला। ठीक है, अब क्या है आपके पास, अभी क्या है, दूसरा फ्लक्स भी तो आ गया,
तो अब दूसरे फ्लक्स से भी तो कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये अभी आगे चल के देखेंगे। और प्रिंसिपल जो बताया था वो क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल था, ठीक है। तो स्टेशनरी कॉइल्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स ड्यू टू एसी करंट फ्लो, या फिर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल मस्ट लिंक टू अदर कॉइल टू इंड्यूस वोल्टेज। तो ये मेनली क्या है, इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, या आप लोग क्या लिखते हैं, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाए तो पूरा इस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे, देन आफ्टर दैट उसके क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी इसके आगे का जो पार्ट है, इसकी डेरिवेशन वाला पार्ट है, ठीक है, इक्वेशन डेराइव के, ईएमएफ इक्वेशन डेराइव होके आती है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।